आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 53वें भाग संतान के बीच को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। आश्चर्य की बात है या लज्जा की, ये आप ही बताइए कि मां को अपने जो बच्चों के नाम ही नहीं मालूम थे और वो उनसे नाम पूछने में लजा रही थी। पर लाज शर्म अब मैं कहाँ कहाँ किस किस से करूं। फिर अपनी ही संतान से। मेरी बड़ी लड़की जैसे समूचे हीरे के टुकड़े से काट कर बनाई गई थी। वो 15 बरस की थी। यौवन उसके अंग से फूटा पड़ता था। स्वास्थ्य और सौंदर्य का वो मिश्रण कैसा मनोरम था। भला ये बात मैं मां होकर आपको क्या बताऊं। मेरी आंखों में राई नौन, उसकी बड़ी बड़ी झुकी हुई पलकों के भीतर फुल्लार बिंद सी आंखों की ओर प्यासी चितवन से देर तक मैं देखती रही ठगी सी। फिर मैंने धीरे से कहा, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? उसने लजाते हुए कहा, सुषमा। अरे, गोली की लड़की का नाम सुषमा? कुछ ठहर कर मैंने पूछा, क्या पढ़ती हो? इंटर के फाइनल में बैठी हूं। मैं सोचने लगी, ये भला मुझ पतिता की पुत्री हो सकती है? ये तो किसी बड़े घर की बेटी है। मैंने फीकी मुस्कान होठों में भरकर कहा, जानती हो बेटी मैं कौन हूं? आप हमारी मां हैं। नहीं बेटी, मैं तुम्हारी मां की दासी हूं, तुम्हारी भी दासी। तुम्हारी मां मेरी जैसी गंदी बुढ़िया थोड़ी ही है। वो तो रानी थी बेटी। मेरी छोटी बच्ची ने बड़ी बहन की आंखों से आंख मिलाकर फिर मेरी ओर देखा और कहा, तुम ही हमारी मां हो। तुमसे किसने कहा बेटी? पापा ने। पापा ने? कौन पापा? हे ईश्वर, ये तो सभी लड़कियां बड़े लोगों के समान बोल रही हैं। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बच्ची? माया मेरा नाम है। और इसका? मैंने मझली लड़की की ओर इशारा किया। उसने कहा, ये कुसुम है। अच्छा, तो सुषमा, कुसुम और माया हो। छोटी बच्ची शर्माकर हंसने लगी। मझली ने शर्म से मुंह फेर लिया, बड़ी नीची नजर किए बैठी रही। मेरी दूसरी लड़की 7वीं में और तीसरी चौथी में पढ़ रही थी। उन्हें मैं देख रही थी और निहाल हो रही थी। मैं ये नहीं जानती थी कि केसर इस प्रकार मेरे बच्चों को नए जीवन के संस्कार देगी, जबकि वो एक गोली, जन्मजात गोली थी, और जिसने मेरे गोली जीवन का अपने हाथों श्री गणेश किया था। आज मेरी आंखों की कृतज्ञता देखने को वो जीवित नहीं रही थी। अफसोस, मैं एक बार उसके दर्शन तक न कर सकी। मेरे बच्चों की कल्याण कामना में उसने अपने को होम कर डाला। भागवती थी वो, स्वर्ग की देवी थी वो। ईश्वर उसकी आत्मा को सद्गति दे। तीनों लड़कियां उन कुछ घंटों में ही मुझसे परच गईं। छोटी बच्चियां तो खेल कूद में लग गईं, पर बड़ी और मेरे पास सरक कर बैठ गई। उसने धीरे धीरे मुझे बताया कि उसके कारण केसर पर कितना गजब ढाया गया। पर केसर ने किसी भी हालत में मेरी बच्ची को रंगमहल में भेजना स्वीकार नहीं किया। उसने स्वयं भी रंगमहल छोड़ दिया। राजा ने बड़ी बड़ी कस्में खाई कि वो मेरी लड़की को राजकुमारी की भांति रंगमहल में रखेगा, बेटी ही समझेगा, बड़े घर ब्याह करेगा। पर केसर तनिक भी नहीं पतियाई। उसे उस दुरात्मा खवास की दुरभिसंधि का पता लग गया था। मेरी बेटी ने बताया कि उसकी प्रधान अध्यापिका मिसेस टंडन ने भी कितने हौसले और मुस्तैदी से उसकी रक्षा की। केसर ने मिसेस टंडन को सारी हकीकत बता दी थी और उन्होंने उसे हॉस्टल में दाखिल कर लिया था। सुरक्षा के विचार से केसर को यही ठीक प्रतीत हुआ। पति उन दिनों जेल में ठूंसे हुए थे। फिर वो बेचारी सहारा किसका लेती? वासुदेव महाराज अवश्य उसकी पीठ पर थे, पर वो अब बूढ़े और अशक्त हो चले थे। उन्हें केसर ज्यादा तंग करना नहीं चाहती थी।
अतः उस पापपुरी में हॉस्टल में रहकर मेरी बेटी प्रतिष्ठा के साथ ज्ञानार्जन करने लगी। अब तो वो अपने हृदय में ज्ञानदीप जला चुकी थी। वो तेजस्विनी, मेधाविनी, प्रतिभा संपन्न और महामानवती थी। उसे देखकर तो जैसे मैं गंगा में स्नान कर पवित्र हो गई थी। बारंबार मैं उसे छाती से लगाकर चूमती और फिर भी तृप्त नहीं होती थी। छोटी लड़की बड़ी चंचल थी। वो बीच बीच में आकर अपनी अटपटी भाषा में मुझसे बातें करती रहती थी। मंझली अलबत्ता शर्मीली थी, पर तीनों सचमुच राजकुमारी प्रतीत हो रही थीं। दिन बच्चों में बीत गया। शाम हो गई, पर अभी मेरे पति नहीं लौटे। मैं उनके लिए अधीर होने लगी। बार बार पुत्री से कहने लगी, बेटी वो तो अभी तक नहीं आए, दिन डूब रहा है। मेरी बेटी कहती, माँ चिंता की बात क्या है, दादा महाराज पापा के साथ हैं, वो किसी काम से ही वहां रुक गए होंगे। मेरी इस भाग्यवती बेटी को अभी ये नहीं मालूम था कि वे मेरे लाल की खोज में गए हैं। वो जानती तो थी कि उसके दो भाई हैं। बड़े भैया से तो वो मिल चुकी थी, पर छोटी की सिर्फ चर्चा सुनी थी। पर उसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ है। संकोचवश उसने मुझसे अब तक पूछा भी नहीं था। अब मैंने ही कहा, बेटी वे तेरे छोटे भाई की खोज में गए हैं। ना जाने उसे हत्यारों ने कहाँ छिपा रखा है, वो मिलेगा भी या नहीं। ये सुनकर मेरी बेटी भी उदास होकर मेरा मुंह ताकने लगी। शाम हो गई, रात हो गई और एक पहर रात गल गई, पर मेरे पति नहीं आए। हम लोगों ने भोजन नहीं किया। बच्चों को खिला पिलाकर हम तीनों स्त्रियां, मैं, मेरी बिटिया और बहू धड़कते कलेजे से द्वार की ओर ताकती बैठी रही। 11 बजने के बाद वे आए। आगे आगे मेरे पति थे, पीछे हाथ में लाठी लिए वासुदेव महाराज। मेरे पति की गोद में बच्चा था। उसे मेरी गोद में देकर उन्होंने धीरे से कहा, बहुत बीमार है, शायद बेहोश भी है, पर चिंता की बात नहीं, डॉक्टर अभी आ रहे हैं। वासुदेव महाराज हकला हकला कर बहू पर नाराज होने लगे कि मुझे उसने खाना पीना क्यों नहीं कराया, पर बहू ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में ही डॉक्टर आ गए। वासुदेव महाराज के मित्र और डॉक्टर रॉबर्ट के सहयोगी थे। मुझे नाम से जानते थे। उन्होंने बालक की परीक्षा करके कहा, डबल निमोनिया है, पर चिंता मत करो, समुचित चिकित्सा से ठीक हो जाएगा। उन्होंने सुइयां लगाईं तथा रात भर 3-3 घंटे पर सुइयां लगाने के लिए अपने असिस्टेंट को वहीं नियुक्त कर गए। खा पी कर सब निपटे। 2-2 कौर हमने भी पेट में डाले। सब सो गए, केवल हम तीन नहीं सोए। सारी रात जागते बैठे रहे, बहू, मेरी बेटी और मैं। हाँ, डॉक्टर भी हमारे साथ सजग रहे। वो ठीक समय पर सुई देते रहे। हम बच्चे को घेर कर चुपचाप बैठे, उसके मुरझाए पीले और मूर्छित मुंह की ओर ताकते तथा भगवान के दरबार में मन ही मन उसके प्राणों की भिक्षा मांगते रहे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 53वें भाग संतान के बीच को, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।